तो सोकल ने क्यों किया? ही वॉज अ वेल नोन प्रोफेसर हिमसेल्फ। उनको ये बताना था कि सोशल साइंसेस के जो पेपर निकल रहे हैं वो ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच रहे हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज social science papers are constricted, they are limited to only a few people who can read them. बाकी जिनके जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिनको लेके आप काम कर रहे हैं, उनके पास तो ये पेपर का जो फाइंडिंग है वो पहुंच ही नहीं रहा। तो क्या एक पब्लिकेशन का मतलब ये होता है कि 10-12 लोग के लिए पढ़ें, उसी को वाह वाह करें और वही 10-12 लोग उसी को रेफरेंस करते रहें और साइट करते रहें? तो ये एक पहला एग्जाम्पल है। विल सी क्यों ये कहानियां मैं क्यों कह रहा हूँ। उसी तरह जॉन बुहानन एक और प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक साइंस में, जो साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता है कि साइंस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जर्नल इन द फील्ड ऑफ साइंसेस, और साइंस में काफ़ी ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं। तो ओपन एक्सेस जर्नल्स में अ, काफ़ी पब्लिकेशंस होते हैं, और लोगों ने पब्लिश पब्लिश करते भी हैं ओपन एक्सेस जर्नल्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन एक्सेस जर्नल्स खराब हैं। देयर आर मेनी गुड ओपन एक्सेस जर्नल्स। पर कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स, जिसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ी बात करेंगे, जिनको प्रेडेटरी जर्नल्स कहते हैं, वैसे भी हैं कि वो कहते हैं कि आप पेपर भेज दीजिए और आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो हम पेपर छापते हैं। तो जॉन बोहानन ने इस मैं तरह के कमी बहुत सारे। आ रहा है। कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ एवरीवन? थैंक यू, अदरवाइज इट डिस्टर्ब्स क्वाइट यू। थैंक यू। तो जॉन बोहानन ने एक पेपर पब्लिश किया साइंस, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स में अब बिना कुछ रिव्यू के, बिना कुछ जनरल पब्लिकेशन प्रोसेस के, पब्लिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिव्यू, कि जहाँ पे वो रिव्यूअर्स के पास जाते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, आप अपना पेपर रिवाइज करते हैं, देन यू रीसबमिट एक्सेट्रा। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसे बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स धीरे धीरे आ गए हैं। और ये 2013 की बात है जब बोहानन ने ये पेपर पब्लिश किया था। और उन्होंने कहा कि ये एक डेंजरस ट्रेंड है जहाँ पे पब्लिकेशन एक बिजनेस बन चुका है। सो वील हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं देखी जाती है, उसमें सिर्फ कहा जाता है भेज दीजिए हम लोग छाप देंगे। सो दिस इज द सेकंड स्केल ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पे, इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। इसी तरीके से सर्बिया में करीब 10-12 इंटेलेक्चुअल्स मिलके, 10-12 स्कॉलर्स मिलके, उन्होंने इसी तरीके से अलन सोकल की तरह उन्होंने रोमानिया में एक पेपर भेजा, जहाँ पे उन्होंने रेफरेंसेस में नाम डाला माइकल जैक्सन का और रॉन जेरेमी का और मैडोना का, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो पेपर पब्लिश भी हुआ। ये ऐसा हुआ कि आपके रेफरेंस में आपने अरिजीत सिंह का नाम डाल दिया या शाहरुख खान का नाम डाल दिया, एटसेट्रा। और फिर वही उन्होंने बताया कि देखिए, मतलब कि किस तरह के पब्लिकेशन हाउसेस आ रहे हैं, किस तरह के पब्लिकेशन हाउसेस आपको ल्योर कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पब्लिश कीजिए, एटसेट्रा। Now, if that is the case, then what happens is we have to be a bit careful when we are choosing our journals. We also have to be a bit careful when um, when we say that we are publishing something, or when we are claiming that this is our publication. And these are certain things that we'll have to keep in mind. Okay? Publication scale. Now, these are harmless things. Okay? These are the three examples that I gave you. ये harmless हैं, इससे किसी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा। But I'm sure that you have heard of publications जिससे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ही एक कहानी कहते हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, उनकी एक बहुत फेमस किताब आई थी, द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज। It was a kind of a biography of cancer. Siddharth Mukherjee himself is a doctor, is an oncologist. और
उसमें उन्होंने एक कहानी शेयर की थी कि around the 1960s and the 70s, there was a paper that was published on breast cancer. And it was claimed in the paper that the more invasive the surgery is, the more quickly breast cancer can be cured. So आप जितने ज़्यादा सर्जरी करना करेंगे उतनी जल्दी ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाए. ये पेपर आया था साउथ अफ्रीका से. The paper was lauded, the paper was extremely well cited. उस पेपर को रेफरेंस करके बहुत सारे अलग से रिसर्च हुए और करीब 10 साल बाद ये पता चला कि साउथ अफ्रीकन प्रोफेसर जिन्होंने ये पेपर लिखा था, he actually based the entire paper on what is known as fabricated data. पूरा डेटा ही फैब्रिकेटेड था. उन्होंने जितने नंबर्स बताए थे एक्चुअली उतने नंबर्स उनके पेशेंट्स थे नहीं. दूसरा उन्होंने जो प्रोसीजर्स कहा था, सर्जिकल प्रोसीजर्स कहा था, दो सर्जिकल प्रोसीजर्स he did not carry out, etc., etc. This was revealed 10 years later. By that time, of course, because the paper was so popular, the paper was so accepted in the medical community, in the medical fraternity, thousands and thousands of women had to undergo invasive surgery. Many of them died because of the nature of the surgery. एक पेपर के चलते within 10 years, lives of thousands of them had changed because people based their idea on that single paper. Of course, later it was redacted, the person was arrested, वगैरह. वो दूसरी. तो कभी कभी जो पेपर्स हम लोग पब्लिश करते हैं उसके मटेरियल harms, and we have to be a bit careful about those things as well. So there is an ethical responsibility on our part that whatever we do, it does not harm others. और इस तरह के पेपर्स harm भी कर सकते हैं. तो ये एक अलग स्केल है पब्लिकेशन का. So this is another extreme of publication where a publication can actually cause harm to people. So let's then think about what ये जो चार कहानियां मैंने आप लोगों को सुनाई. So one of the things that we must realize when we are publishing is that writing has very strong material effects. So whatever you are writing, whatever you are publishing, उसका एक इफेक्ट, और वो जो इफेक्ट है वो कभी कभी उतना हार्मफुल नहीं होता है, but sometimes it can be extremely harmful. This thing that we have to do. The second thing from the stories that we can take out or take up is we have to avoid massive jargonization. Jargonization मतलब जहाँ पे जरूरी नहीं वहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, to use words in such a way that it stops making sense. So when I read it, it doesn't make any sense because it's all jargon to me. It is all very, very technical to me. Now, this does not mean that you should not use technical words, because technical words, किसी भी discipline, whether it is social sciences or humanities or any of the discipline that you belong to, उसके अपने अपने technical terms होते हैं. So do use them. वो दिखाना जरूरी है लोगों को कि आपको पता है इन terms के बारे में. But at the same time, if you overdo it, then sometimes it causes problems. And it causes problems not only for the reader, but sometimes it doesn't make sense. तो ये ओवर्ट जार्गनाइजेशन को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो कि एलन सोकल के पेपर में हम लोगों ने देखा. The third and the fourth thing is something that we're going to look into carefully. So what do we understand by research and publication? क्योंकि you really can't separate them. Research or publication are part of each other. So until unless you do research, you can't do publication. So ethics that are related to research is also related to publication. So when you are ethical in research, you are also publishing ethically. So ये दोनों interconnected. These are all interconnected.
And of course, in that process, you have to choose the journal. कौन सा journal लेना है, क्या लेना है, कैसे choose करेंगे. Sometimes your supervisor helps you in doing that, and I'm sure all your supervisors they help you in choosing the journal. इसमें एक छोटी सी चीज है कि there are quite a few debates around this publication, especially field wise थोड़ा difference होता है. जैसे साइंसेस में कोलैबोरेटिव पब्लिकेशंस आर वेरी कॉमन, फर्स्ट ऑथर करस्पॉन्डिंग ऑथर वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, तो जनरली साइंसेस में सिंगल ऑथर पब्लिकेशंस बहुत कम होते हैं. इट्स वेरी रेयर इन साइंसेस कि आप सिंगल ऑथर पब्लिकेशन करें, जबकि ह्यूमैनिटीज में सिंगल ऑथर पब्लिकेशन बहुत कॉमन है. इट्स वेरी कॉमन टू हैव जस्ट वन ऑथर फॉर द पब्लिकेशन. Wherever you are publishing, the general rule is that the ethics that you follow for your research also applies to your publications. So after your publications, they have to be following the same ethical principles that you are using in your research. Let's just look at what are we going to do when we are publishing. तो एक तो काम है writing. So one of the things that we have to do is write up our research. Now, one of the things that I found useful for writing up research is to write the introduction at the end. Now, a lot of people try to struggle with the introduction at the beginning. So when you begin with the introduction, because the introduction is a kind of an overview of the paper, or overview of the book, or an overview of your thesis, कोई भी किसी का भी introduction. तो ये जो overview है वो तभी आएगा जब आप लिख लेंगे. आपका जब खत्म हो जाता है पेपर, या आपका जब खत्म हो जाता है बुक, या after you complete your thesis, only then will you know what you have written. So it is a good practice to write your introduction at the end, because the introduction then provides the right kind of overview for the entire. The second thing, और ये बहुत दिक्कत होती है पेपर राइटिंग में, लिटरेचर रिव्यू जो है उसका एक अच्छा सा इंडेक्स बना के आप रख दें अपने पास. What do I mean by index literature review? That you track and keep a track of everything that you have consulted. इसका मतलब ये नहीं कि सबको रेफरेंसेस में या बिब्लियोग्राफी में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स में कहेंगे कि जहाँ जिनको आपने साइट किया है टेक्स्ट में, जहाँ पे साइटेशन है, सिर्फ उन्हीं को only those texts have to be listed in works cited या references. So extended bibliography is never required for a paper, but it is good to have a whole list of books that you have consulted. You may not have used them. जरूरी नहीं है कि सब किताबों का इस्तेमाल करें आप जब पेपर लिखते हैं या जब आप बुक लिखते हैं. But it is good to have a list, because you can always go back to that list and see what kind of things are available in the field. Keep yourself updated कि recent publications क्या हैं वगैरह वगैरह. So to create an indexed literature review is absolutely important right at the beginning of the research. जो भी पढ़ते हैं उसके details अपने पास रखें. उसका publication date क्या है, what is the place of publication, who is the publisher, what is the title, etc. etc. And of course, you have to be careful about the methods. Now, triangulated methods use होते हैं, जैसे sciences में तो होते ही हैं, social sciences में भी use होते हैं, humanities में उतना नहीं होता है. But triangulated methods is you look at the same problem from more than one point of view. तो problem वही है, पर आप अलग-अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे. Just to give you an example, social sciences में आपको पता लगाना है कि consumer behavior कैसा है in Surat. So what you can do is you can use, for example, you can go to malls and give a questionnaire to the consumers to find out what their behavior is. उसमें से आप कुछ थोड़ा data निकाल के you can interview some of the consumers. But then you can also go to the sellers जो malls में जिनके अपने दुकान हैं, you go to them and then you interview them, etc. तो अलग-अलग तरीके से you are looking at the same behavior by looking at different sorts of data. Okay, triangulation पे भी अलग-अलग methods होते हैं, so method triangulation हो सकता है वगैरह वगैरह. But I'm sure that when you do your when you go to your supervisor, they will tell you about the different kinds of methods. Sciences के थोड़े अलग होते हैं and social sciences के थोड़े अलग होते हैं. But again, to keep the method in mind is very important, because otherwise we tend to get lost. कि 2 साल हो गए उसके बाद you start feeling कि I don't know where I am going.
So to keep that method to guide your research is absolutely important. I'm not going into methods because I'm sure there were speakers before me who have already talked about different sorts of methods that are used. Now, in a paper, it is absolutely important. Most of the publications will give you a word limit. So some journals will tell you within 7,000 words or within 9,000 words, within 10,000 words or within 6,000 words. So word limit diya jayega. Now you have to stick to the word limit because if you cross the word limit, then they will not accept the paper. So one of the ways of going about maintaining that word limit is by not repeating the same arguments. तो वही सेम चीज दो तीन बार दोहराने की जरूरत नहीं. You might have a single argument throughout the day, but then you are looking at the argument through triangulation. अलग अलग चीजों के सहारे आप वही argument को और भी strengthen कर. So that is what you are planning, you are doing. Yeah. Use available digital tools. There are lots of digital tools available. I'll show you some examples. And of course, follow the most recent literature. तो ये नहीं कि आप आज पेपर लिख रहे हैं 2021 में and you are giving a reference from 1980 or 1990. Give that reference if it is available. But you also show the reader that you are aware what is happening now. तो 2020 में कौन सा पेपर आया है, 2019 में क्या आया है, 18 में क्या है, etc. So look at the history of the argument that you are following and see what are the recent publications that have happened in your time. So keep updated all the time. So follow the literature in that sense. Let's now move on to choosing a journal. So, of course, all universities in India now will have to choose a journal from the UGC CARE list, as it is called. So the Consortium for Academic and Research Ethics. And the UGC CARE list has most of the journals from Scopus and others, Thomson Reuters, etc. And of course, you can consult your, so if you go to the site, you know that there are different ways of searching for the journals, depending on the discipline that you are in, the subject that you are in, the different kinds of resources that are available to you, etc. And you can choose a journal from there. आप खुद भी choose कर सकते हैं, with the help of your friends you can choose, but also you can consult your supervisor and choose. But if you want to find out if it is really a good journal, then a good site is, it's called SJR, and I'm sure that someone must have talked about this, the Chicago Journal and Country Rank. So it's called SJR, so that's the second one that you see on the screen. And so this one. So it also tells you about journal rankings. कि कौन से जर्नल का क्या रैंकिंग है, कौन से क्वार्टर में किस तरह के रैंक्स आए हैं जर्नल्स के, how are they ranked country wise, and there are different kinds of tools to find out what kind of journal you're looking for. So if you just type in the subject or the discipline that you're in, it will give you the top ranked journals, and then you can also check कि ये top ranked कब था, आज से 5 साल पहले था, अभी है, etc. So quarter wise they will tell you कि ये journal top ranked अभी है कि नहीं था, 5 साल पहले था पर अभी नहीं है, अभी ये third ranked है, etc. So this is a good site to visit, along with, of course, the UGC CARE site. So if you have chosen a journal from UGC CARE site, then you can check the quality of the journal in the SJR site, the Chicago Journal and Country Rank site. It's again available, and I'm sure that many of you have already used it because I can see on the chat that some people are already posting the link. As I told you that there are digital tools that you can use. Now, one of the problems that we face, especially for writing a paper or writing a book, is referencing. क्योंकि रेफरेंसिंग बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है एट दी एंड. रेफरेंसिंग के लिए आपको कम से कम, जब आप पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, कम से कम आपको 10 दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इन-टेक्स्ट साइटेशन को आपको देखना पड़ेगा वो रेफरेंस लिस्ट में है कि नहीं वो. डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, रिसर्च के लिए तो चलिए यूनिवर्सिटी में एक जनरल रूल है कि अच्छा सोशल साइंसेस के जो पेपर्स हैं या थीसिस हैं, दे विल बी इन एपीए
ह्यूमैनिटीज़ के जो है वो एमएलए में होंगे, जो साइंसेस के हैं वो शिकागो में होंगे, शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में होंगे वगैरह. सो एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ रूल अबाउट, and I'm sure South Gujarat University will have a rule about how to reference. But if you are publishing, then of course every journal will have a different kind of a rule. So if you are publishing in one journal, it might have a different kind of a referencing style. वो हार्वर्ड रेफरेंस हो सकता है, शिकागो स्टाइल हो सकता है, एपीए हो सकता है. If you are publishing in another journal, then of course there will be a different referencing rule. तो citation कैसे करना है वो अलग अलग तरीके के होते हैं. And it is a big headache primarily because sometimes what you do is आप जब लिख रहे हैं, when you are writing on writing up your publication, it so happens that you think that ठीक है वो बाद में referencing कर लेंगे, पहले लिख तो नहीं. और उसमें होता क्या है कि छूट जाता है. And then you suddenly realize, where did I see this? Where did I find this? So to get that citation or to get that reference becomes a big headache at the end. So there are quite a few reference management software that is available, and I'm sure that some universities, for example, have it. A license होते हैं उनके अपने पास. So please check with the university if the university has a license for Zotero or Mendeley. Or if you don't have something, then if the university doesn't have something, then many of the softwares that you see on the slide have also a free version. Mendeley का नहीं है, Zotero का है. So there is a free version which you can use for limited purposes, but it can be used for referencing. This is a reference management software. ये reference management. और अगर बहुत simplistic आपको करना है तो Word में अपना एक references जो tool है. So if you go to Word and if you look at the top menu में there is this references, and then if you go to style, it has MLA, APA, Chicago, Harvard वगैरह सब listed है उसमें. So the third one that you see over here, the third picture on your right, is something that you can use. वो पूरा references का अलग अलग है. So if you click on one of them, you can automatically keep on adding texts, books, या journals, या newspaper articles, या whatever, depending on the source that you have. You can start creating your reference list. वो automatically reference list depending on the style create कर देता है. तो Word में जो references जो tab है उसको आप क्लिक करेंगे तो references में देखिएगा style में अलग अलग किस्म के styles हैं. MLA है, PA है, Chicago है, Harvard है, etc. You can use even, it's a very basic thing, but at least for beginners who don't have a Zotero or Mendeley, you can always use this. इसके अलावा ऑनलाइन काफी टूल्स अवेलेबल हैं. आई हैव जस्ट गिवन द टू मोस्ट फेमस वंस, पर बहुत टूल्स अवेलेबल हैं एंड यू कैन search on your own and see what kind of reference management software is available online. Language के लिए there are two tools, so especially बहुत सारे, and a lot of my science friends, for example, keep on telling me कि जब भी वो पेपर भेजते हैं किसी भी इंटरनेशनल जर्नल में, the first thing that the international journal says is that please get it checked for language and then send the paper. तो आई एम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो बहुत सारे साइंसेस के पेपर वो मेरे पास भेज देते हैं कि सर थोड़ा देख लीजिए कि कैसा है, कि वो लैंग्वेज थोड़ा कैसे बदल सकते हैं. Now remember, every discipline has a different style of writing. तो साइंटिफिक पेपर्स जो होते हैं थोड़ा अलग होता है, इसीलिए साइंटिफिक पेपर्स थोड़े अलग तरीके से पढ़े भी जाते हैं. Students who are from science over here will understand that science के papers, generally, if you talk to your supervisors and your guides and your professors, they will tell you कि वो लोग पहले जब साइंटिफिक पेपर पढ़ते हैं तो पहले वो फाइंडिंग्स देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मेथड्स क्या है. तो पेपर उल्टा पढ़ा जाता है साइंस. So first they will go to the end and look at the findings, then they will look at the methods, then they will see the review and introduction, etc. Humanities, social sciences में इसका उल्टा है. So humanities, social sciences में you begin with the review, you go to the methods, you go to the, if there are findings, etc. तो हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने स्टाइल है राइटिंग के, and therefore it is good to have some kind of help in terms of language. How do you put the language? And since most of the journals unfortunately publish mostly in English, except language courses of course, जो लोग हिंदी में PhD कर रहे हैं या जो लोग गुजराती में PhD कर रहे हैं,
For them, of course, your supervisor is the best help. But for people who are writing papers in English, people who are writing their thesis in English, then one good tool is Grammarly. Of course, there are other tools like Grammarly, but Grammarly is a useful tool to have, and something that is not very expensive, that you can buy for your own individual use, but also you can ask your supervisor or your department to buy. Even if you have one license, you can use it, for at least share it with others. The second one, I'm sure that a large number of people have talked about it, is what is known as an online writing lab. और ये ऑनलाइन राइटिंग लैब जो है, ये सारा मटेरियल वेबसाइट पे है. सो देर आर टू वेरी फेमस ऑनलाइन राइटिंग लैब्स. वन इज द पर्ड्यू यूनिवर्सिटी राइटिंग लैब. पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का एक राइटिंग लैब है. एक है एक्सेलसियोर का राइटिंग लैब. तो दो तरह के राइटिंग लैब्स. इट्स all writing labs, but there are two universities that are very famous for their writing labs. एक Purdue University, एक Excelsior University, एक Excelsior का writing lab. And if you look at these writing labs, there is a lot of help available on these writing labs. How to frame your arguments, how to connect your ideas, how to do referencing, how to do a plagiarism check, etc. etc. So all these writing labs are available in a certain sense. Yeah. And of course, one of the important things about ethical research is plagiarism, and I'm sure a lot of people have talked about plagiarism. So I'm not going to repeat what people have said, but I'm sure that you understand by now कि दूसरों के ideas या work चुराना जो है, it's not a very good research practice. You always can acknowledge them. You can always take other people's work, take other people's help, but it is good to acknowledge them at every point of time. तो उनको एक्नॉलेज करते रहिए. आप जिनका भी आप काम ले रहे हैं या जिनसे भी आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, अगर आप कंसल्ट भी कर रहे हैं किसी से और कह रहे हैं कि उनका आइडिया है जो आप यूज कर रहे हैं पेपर में, एक्नॉलेज इट. यू पुट इट इन अ फुट नोट, और या एक्नॉलेजमेंट सेक्शन रहता है पेपर में. एक्नॉलेजमेंट में आप लिख दीजिए कि दिस वाज in discussion with whatever my friend or professor. It's a good practice. It's a good ethical practice. कि मेरा आइडिया नहीं है, मैंने ये डिस्कस किया था किसी के साथ और I got this idea from someone. Of course, if we want to know more about plagiarism, this is a good link to go to. Harvard का पूरा plagiarism academic integrity page है. And you can go to the academic integrity page and see over there. So it's extension.harvard.edu and then academic integrity. And other than plagiarism, और क्या-क्या issues हैं, इसमें काफी discussions किए हुए हैं इस page पे. Now, of course, plagiarism can be of different types. Without, you're copying someone's ideas. There is an inappropriate collaboration. आपने collaborate किया, फिर आपने उसको acknowledge नहीं किया. आपने assistance लिया पर acknowledge नहीं किया. आपने किसी का cheating, किसी की copy की, किसी के काम की. You have duplicated someone's work. But of course, there is research fabrication, falsification, and I'm sure that you have already talked about fabrication and falsification, etc. But आजकल के ज़माने में the last point is using computer networks for false attribution. This is something that we have to keep in mind. कभी-कभी करते क्या है कि people are quite tech savvy nowadays. So using breaking into a server, getting the data from that server, and then claiming that data to be your own. तो ये सारे practices भी plagiarism में आते हैं. So आप अगर कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं पर एट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क को, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म. नाउ पहले ये नहीं, बट नाउ दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ प्लेजरिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड वी ऑफ कोर्स शुड अवॉइड इट. This brings us to the kind of journals that we have in the market, and कुछ जर्नल्स हैं जिनको प्रेडेटरी जर्नल्स कहा जाता है. प्रेडेटरी जर्नल्स मतलब journals which ask you to publish in their platform or on their platform, and in exchange for a certain fee. Now I am aware that the sciences में it is not an uncommon practice
to pay for your paper. So for example, even in the nature group of journals, there are certain nature group of journals where you have to make payments for your paper to be processed. So it is a good practice to keep a track of what are predatory journals. A nature group of journals, if you are making payment, then it is a valid group. It is a very famous publication in sciences. Then it is not predatory because nature uses the money for processing the paper, etc. So there are certain journals that take money. Sciences में ये ज़्यादा common है. Humanities, social sciences में उतना नहीं. Now, if you want to find out which are the predatory journals, then of course, first check with the UGC care list. If the journal is listed in the UGC care list, if it is not listed, then avoid that journal. But of course, there is another way of finding out whether the journal is predatory or not. And every year, there is something called the Beall's list that is published. So if you type in Beall's list on Google, you will go to the website where they keep on updating the different kind of predatory journals that have come into existence internationally. तो इनके पास एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है in sciences, humanities, social sciences, etc. And you can go to this website to see what are the updates. So if you look at the button over here, go to update. So of course they have the old list, but this list is updated continuously. So you can go to this updated list and see what are the journals that are updated on Beall's list. This is a good site to go to see what sort of predatory journals are there internationally, and you don't fall prey to it. कि चलो publication हो जाएगा कम से कम 4,000 रुपए दे देते हैं, 5,000 रुपए दे देते हैं, तो will at least get a publication. Be careful because they may be listed as predatory. And if it's a predatory publication, that does not carry much value in for your jobs, for your career, etc. In fact, it brings a bad name. तो आपका अपना नाम खराब होगा, और अगर आपका सुपरवाइजर का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उनका भी नाम खराब. Beall himself was a librarian, and therefore this is seen as a good list to go to. पर ऐसे अभी बहुत सारे open access journals हैं which also invite you to submit papers, and you can go to a large number of open access journal sites where papers are submitted. Open access मतलब your paper is available for reading for everyone. अभी तो बहुत सारे publication houses भी open access कर देते हैं. पहले जो कि आपको पे करना पड़ता था उनके पेपर्स पढ़ने के लिए, अभी many publication houses are also publishing open access, but there are specifically open access journals. So how do you find out कि open access journals ठीक है कि नहीं? जिस journal में publish कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है कि नहीं? वो is this a good one? So this is a checklist on your right hand side, the slide. So check the website of the journal. So see whether the journal has a good website, whether the website is updated regularly, etc. Also check if the journal is listed with either DOAJ or COPE or OSPA or STM. ये चार major organizations हैं that control the open access journals or that list good open access journals. So see whether the journal is with either four of these, DOAJ or COPE or OSPA or STM. See if the contact information is given. ऐसा तो नहीं है कि कोई contact information ही नहीं है. So whom do you contact if the paper is not published and they have taken your money, etc. Who are the people on the editorial board? So the names that are mentioned in the editorial board, go to their personal websites, find out कि उनके अपने what are their personal what are they professors? Are they doing something academic, or are they simply publishers? Are they simply businessmen, etc.? So उनका अपना profile कैसा है? So check their profiles. Do they have a peer review process? क्योंकि publication में peer review is a very common. So if you send out a paper to someone, it goes out for peer review. So it goes out anonymously. आपका paper anonymous कर दिया जाएगा.
और वो फिर भेजा जाएगा 2 या 3 रिव्यूअर्स के पास। फिर वो लोग अपने कमेंट्स देंगे, वो उस कमेंट्स के साथ आपके पास वापस आएंगे। देन यू हैव टू रिवाइज योर पेपर एंड रीसब। तो उनका पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप पेपर भेज दीजिए, हम लोग छाप देंगे। इफ इट इज दैट, देन इट इज प्रॉब्लमैटिक। तो तुरंत यू शुड बी केयरफुल दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पब्लिकेशन। उनके पब्लिकेशन टाइमलाइंस क्या है? जनरली रिमेंबर, फॉर ए गुड publication, a good publication house will take at least 6 to 8 months at least to publish your paper. क्योंकि पीयर रिव्यू के लिए जाएगा, उनके कमेंट्स आएंगे, आप रिवाइज करेंगे, फिर वापस सबमिट करेंगे। उनके पुराने जो पेपर्स हैं वो पहले पब्लिश होंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो टू पब्लिश अ पेपर टेक्स अबाउट 6 to 8 months एट लीस्ट, इफ नॉट मोर देन दैट। पर अगर कोई ओपन एक्सेस जर्नल आपको कह रहा है कि आप भेज दीजिए, हम लोग 7 दिन में पब्लिश कर देंगे और 15 दिन में पब्लिश कर देंगे, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो इमीडिएटली यू शुड थिंक अबाउट इट दैट दिस इज नॉट द राइट काइंड ऑफ पब्लिकेशन। And also good publications have also what is known as archives, past जो issues हैं उनके, past जो journal के articles हैं, वो generally available होते हैं either in a page form or sometimes they are available free of cost also. So you can also go and check what are the past publications in this journal, etc. So these are some tips of finding out how open access journals, or for that matter, any journal or any publication house operates. So check these things, and I am sure that it will be helpful for your publication process in that sense. So one of the things that I come up across is that the research that I am doing lacks secondary material. The secondary material है नहीं, मैं the research that I'm doing doesn't have secondary material at all. I don't have access to secondary material. तो उसके लिए क्या करना है? Of course, your supervisor is a great help. But if you have taken a completely new topic and you don't really know how to go about it, or there is not much secondary material available on that topic, or the university doesn't have access to much of the secondary material that is available, so what do we do? These are again suggestions for you. Now, one of the things that you can do, of course, is what is the field of research that you are in? Just to give you an example, for example, if I'm doing research on the, let's say, let me take an example from humanities, or yes, humanities, social sciences. If my field of research is कि लोग 19th सेंचुरी में किस तरह या 19वीं सदी में किस तरीके से साइंस के बारे में लिखते थे, अब उस पर सेकेंडरी मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। पर मेरा फील्ड जनरली है साइंस स्टडीज। तो अगर मैं साइंस स्टडीज में ढूंढूं तो मुझे मिलेगा कि काफी सारा काम हुआ है, बोथ बाय साइंटिस्ट्स जो कि फिजिसिस्ट है वगैरह, बट ऑल्सो बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट ने काफी काम किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस स्टडीज। तो उसमें से कुछ मुझे मटेरियल मिल जाएगा। सो इन ऑर्डर टू, हम लोग को कहा जाता है कि डिलिमिट कीजिए रिसर्च को। रिसर्च डिलिमिटेड रहेगी, बट द फील्ड इज वास्ट। So I can draw from the different aspects of the field कि अगर मुझे पता लगाना है कि लोग साइंस के बारे में किस तरीके से पढ़ते थे 19वीं सदी में, तो मुझे उस पर अगर मटेरियल नहीं, so what I can do is I can go to related fields like social science में एक फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज, STS कहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज में कुछ काम हुआ है, आई कैन टेक मटेरियल फ्रॉम देयर। साइंस स्टडीज में कुछ काम हुआ है, उसमें से कुछ मटेरियल ले सकते हैं। फिलॉसफी ऑफ साइंस से कुछ काम हुआ है। Okay, someone is sending me an annotation request. I am not going to accept this, but okay, but whatever it is, during the discussion I'm sure this will come up. तो रिलेटेड फील्ड से कुछ मटेरियल हम लोग को मिल सकता है। दूसरा एक अप्रोच है कि मेरा काम है, मान लीजिए कि साइंस के बारे में लोग क्या सोचते थे या लोग क्या पढ़ते थे 19वीं सदी में, अगर मुझे पता लगा तो लोगों ने क्या लिखा था उसके बारे में। तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सेस जो है वो अगर थोड़ा ट्रेस करें हम लोग, तो उससे भी काफी मटेरियल, काफी डेटा मिल सकता है कि जैसे न्यूज़पेपर्स में क्या छपता था साइंसेस के बारे में।
लोग पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर में जब चिट्ठी लिखते तो किस तरह की चिट्ठियां लिखते थे वगैरह वगैरह. सो दिस इज ऑल्सो डेटा अवेलेबल. फॉर दैट आई हैव टू गो टू द आर्काइव्स, आई हैव टू गो टू लाइब्रेरीज एंड फाइंड आउट कि किस तरह की चीजें अवेलेबल. थर्ड है कि इस पे अगर रिसर्च बहुत कम हुआ है, किस तरह का रिसर्च हुआ है और क्यों कम हुआ, वो कारण पता लगा. तो सेकेंडरी मटेरियल अगर नहीं अवेलेबल है, सो व्हाई इज रिसर्च नॉट हैपनिंग इन दिस फील्ड, और अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, कौन से ट्रैजेक्टरीज ऑफ रिसर्च हुए हैं, किस तरीके से रिसर्च आगे बढ़ा है या कहाँ पे रुक गया है, क्यों रुक गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. और अभी क्या हो रहा है, तो 19वीं सदी मेरा टॉपिक है. 19वीं सदी में लोग किस तरह का साइंस पढ़ते थे, पर अभी लोग कैसे साइंस पढ़ते हैं. तो कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशंस इसमें कुछ अवेलेबल है, तो उसमें से भी मुझे मटेरियल मिल सकता है. दिस जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टेकन, यू माइट हैव टेकन, व्हिच डज नॉट हैव सेकेंडरी मटेरियल. पर याद रखिए, अगर आप इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल नहीं, देन यू आर द वन हु इज द पायनियर इन दिस फील्ड. आप पहली बार कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हैं या तीसरी बार कर रहे हैं, इससे पहले बहुत काम नहीं हुआ है इसमें. So you will become an expert on this. Of course, you are an expert after doing your PhD. But if you are doing something absolutely new or very new or something that has not been worked upon extensively, then you are producing extremely quality standard research. So that helps you in establishing yourself in the field. तो आपको ही बुलाया जाएगा जब भी इस टॉपिक पे कोई काम होगा कि अच्छा इन्होंने काम किया, etc. So it's good to work on topics. Don't worry if you don't have secondary material, because there are ways of going around it. And you will be able to do it. And once you complete it, uh, it not only satisfies you, but also you add to the growing knowledge system, the growing body of knowledge in your area. Uh, and you, of course, you become the pioneer and the expert. So with this, I think, stop. So just summing up what we are saying, what we have done during this session is language plays an important role in writing for publications. And of course, how do you pitch the paper is important depending on the journal or depending if you're writing a book. So who is your audience? तो बहुत सारे journals होते हैं which are meant for general people. बहुत सारे journals होते हैं which are very specific to a specific topic. So how do you pitch the paper? तो इसको pitching the paper कहते हैं. So how do you, what is the audience that you're writing for? So keep that in mind. And of course, there is Grammarly and there is online writing lab to help you out in writing your paper. There are, of course, discourse choices. So how do you organize the paper? What are the lines of argument? That helps quite a lot if you are reading quite a bit. So that reading helps you in the writing. So the more you read similar kind of papers, the more it helps you to write. Of course, there is no alternative to writing. Uska to koi vikalp nahi hai, writing to write. You have to do the writing. But the reading helps you to think in terms of how do I organize my paper, what is my line of argument, etc. टॉपिक चॉइसेस जो हैं वो डिपेंड करता है काफ़ी, कितना अवेलेबल है मटेरियल, कितना अवेलेबल नहीं है मटेरियल. सिंक्रोनिक है, डायक्रॉनिक है. am I going to do a study of now, कंटेम्प्रेरी स्टडी करना है या हिस्टोरिकल स्टडी करना है. मुझे देखना है कि पहले से इस विषय पे किस तरीके से बातें हुई. जनरली जब आप पब्लिकेशन करते हैं तो दोनों को कंबाइन करना पड़ता है. तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको पता है पहले क्या काम हुआ है, और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका नया कंट्रीब्यूशन क्या है. सो इट इज गुड टू बी अवेयर ऑफ बोथ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट. And of course, the ethical choices that we talked about, plagiarism, choice of journal, किस तरीके से आप choose करेंगे, avoid predatory journals, and of course, be very careful about plagiarism, because if a journal finds out that it's plagiarized, they blacklist you for a very long time. You will never be able to publish, and sometimes they will never be able to publish in the group of journals that they have. So be very careful about it. So thank you, and I'll be happy for your comments. And this is my email ID, so if you would like to write to me, please feel free to do that. Well, participants, if you have questions, we'll be in a position to take one or two, because we will have to have
the next session, which will be taking place at say 5. Stop sharing. But if you have a question, we can take 1 or 2 quick questions. Sir has already given his email ID in case you want to reflect upon what is being discussed and then say ask question after reflection. Then feel free to do that. Assuming no one is coming forward, we go to the conclusion. हेलो 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 सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है, बताएं बताएं। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि अभी लास्ट लेक्चर में उन्होंने बोला था कि जो प्रेडेटरी जनरल्स के लिस्ट होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो मेरा डाउट ये है कि सपोज़ अगर मैंने अभी यूजीसी केयर लिस्ट में से किसी एक जनरल को सिलेक्ट करके अपना पेपर पब्लिश किया, पर कुछ टाइम के बाद वो जो जनरल है वो प्रेडेटरी जनरल में आ गया, तो उस केस में क्या होगा सर? अच्छा, 2 इसमें चीजें हैं धनंजय जी। एक है कि अगर वो यूजीसी लिस्ट में था, आपने जब पब्लिश किया था पेपर, हाँ सर। तो वो मान्य होगा, क्योंकि अगर वो बाद में लिस्ट से निकला है तो यू कैन ऑलवेज से कि मैंने ये लिस्ट देख के ही पब्लिश किया था, बाद में इसको प्रेडेटरी मान लिया गया है, पर उस वक्त तक मेरा पेपर पब्लिश हो गया। ये पहली बात है। दूसरी बात है, क्योंकि यूजीसी ने जो पहला लिस्ट निकाला था, आपको याद होगा 2016-17 में जो पहला लिस्ट था, उसमें काफी लोगों ने कहा था करीब 82 जवान ऐसे थे जो प्रेडेटरी, उनका नाम बाद में निकाल दिया गया, पर यूजीसी ने कहा कि जिनका पब्लिश हो गया है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, हम ही लोगों ने, तो उसकी आप ओके वो हो जाएगा। सेकंड है कि जो मैंने कहा आपसे कि यूजीसी के लिस्ट के साथ वो जो बील्स लिस्ट है उसके साथ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बील्स ओके कभी सर। कभी होता है कि यूजीसी लिस्ट में रहता है नाम, पर बील्स लिस्ट में वो प्रेडेटरी दिखा रहा है, तो उससे बच के रहिए। तो कहिए कि ठीक है, मुझे नहीं पब्लिश करना है इसमें, मैं दूसरा एक जर्नल ढूंढ ले। ओके सर, थैंक यू सर। Well, then we can take one more question if someone has it. Well, then let's conclude. It's 5 sharp. Sir, thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर जोशी। Very easygoing, full of examples and anecdotes. That is your signature style. You could also juggle between Hindi and English, considering that we have heterogeneous. Though there was a common please speak in English, I don't remember, but someone said please speak in English. So I'm guessing that there are some people who do not also find Hindi difficult. True, you struck the balance, and sometimes you translated it also if these arguments were key arguments. So, well, thank you very much, sir. It is always delight to listen to you. Even for people like us. Thank you very much, Mr. Joshi. Thank you for having me over. And thank you everyone, participants, for a lively session. Bye, sir. Thank Bye. You. Thank you. Bye. Thank you, sir. Do we have Dr. Ashwin Modi ji, please? Has he joined us? Dr. Modi, are you with us? Hello. Please enter the meeting passcode, followed by the Paresh sir,
મોદી સરને ફોન કર્યો છે, હમણાં જોઈન્ટ થાય છે. All મોદી right. સર જોઈન્ટ થાય છે 2 મિનિટ. Okay, okay, Rajesh. Yes. સર એક પ્રશ્ન હતો. હા, બોલો. હેલો Yes. સર, અસાઇનમેન્ટની તારીખ સર 23 તારીખ હતી, પણ એ હવે યુનિવર્સિટીના સર વેબસાઇટ પર કંઈ દેખાતું નથી. ફરીથી અસાઇનમેન્ટ સર હા, એટલે સર અમને સર અસાઇનમેન્ટ આપ્યું છે, એને સબમિશન કરવાની 23 તારીખ હતી, પણ અત્યારે હાલમાં યુનિવર્સિટીના વેબસાઇટ પર કંઈ ઓપન થતું નથી, કંઈ દેખાતું જ નથી. ફાઇન. હું ટેકનિકલ ટીમ સાથે કન્સલ્ટ કરીને તમને કહું છું. ઓકે સર, Yeah. થેન્ક યુ સર. हेलो सर. हेलो Yes. हाँ, सर, मैंने सर्च किया था तो यूजीसी लिस्ट में मैं देख रहा था, उसमें ऐसी जर्नल है जिसका ISS नंबर नहीं था जिसके लिस्ट में. ऐसे क्यों होता है? मीन्स पता नहीं चला. मीन्स ऐसी कई साइट थी. ऐसी बहुत सारी पुरानी प्रिंटेड जर्नल्स है जिसने शायद ISSN नंबर नहीं दिया है. लेकिन अच्छा. मेरे हिसाब से आपको पब्लिश ISSN में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ISSN बिना का जर्नल है और आप अच्छा जर्नल है, तो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द जर्नल इज वेरी गुड. लेकिन आपको बिकॉज यू नो द प्रेजेंट प्रिवेलिंग रूल्स, अभी के जो नियम है वो थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके. तो आप ISSN वाले जर्नल થઈ ગયો જોઈન થઈ ગયો પરેશ જોશી સાહેબ. હા, Dr. Modi ji is with us now. Very nice to have you with us, sir, in this particular program. Thank you, sir. For the aspiring research scholars. Well, I think I take this opportunity to welcome Dr. Ashwin Modi ji, who is from Hemchandracharya University. Thank you for sparing your time and accepting our invitation at a very short notice. I take this opportunity to introduce him. He is presently in charge head MCOM program Hemchandracharya North Gujarat University, Patan. He is associate professor MBA program Hemchandracharya North Gujarat University, Patan. Adjunct professor, Graduate School of Business Administration, University of Puerto Rico. Excuse me if my pronunciation is not right. USA. Dr. Modi has been awarded for the Best Doctoral Award by AIMS, Association of Indian Management School, India, in April 2005. Dr. Modi has received prestigious award of Raman Research Fellowship in 2014. He was the first postdoctoral awardee for USA in Gujarat in 2000 in management discipline in 2014. He has visited many countries for his research and academic work. Please put your audios of participants so that there is no disturbance. He has visited many countries for his research and academic work. चिप्स लेंगे जा आई बोल बोलना. Badresh Bhai, will you please see that all participants' audio is off? Participants, if you're hearing me, please put your audios off so that it doesn't create disturbance in an ongoing program. Well, I continue with Professor
Modi's introduction. He has visited many countries for his research and academic work, including USA, Canada, United Kingdom, Dubai, and Mexico. He has worked more than 4 years in USA in different capacity on research and academic position. Dr. Modi has conducted national and international conferences, workshops, faculty development programs, and management development programs. He has published many articles and research papers in national and international peer-reviewed UGC approved and refereed journals. He has published refereed research papers and cases in well-known journals and directories like Business Review Journal, Cambridge, USA, Euro Journal, International Research Journal of Finance and Economics, UK, Journal of Retailing and Consumer Service, Elsevier, USA, and SIRS papers and international collaboration. And its list is endless. It reads pretty long, and that tells you the magnitude of research and the commitment Dr. Modi has in the field. I take this opportunity to welcome you once again, sir. Session is all yours, sir. I think we are happy to have you with these research scholars for this research ethics program. So, thank you very much, sir. Thank you, Dr. Paresh Joshi, sir. And to start with this particular session, I just would be, very much interested to have any sort of collaboration in future with all the, aspirants of PhDs. So Okay. keeping in mind that if you are having any sort of problems or anything, you can be in a touch with me. Maybe the time is not sufficient for us, but I hope that we will continue our collaborations in future. I hope that my PPT is very much visible to everybody. Sir. Sir, for a request, તમારો લેક્ચર હિન્દી અથવા ગુજરાતીમાં રાખશો તો વધારે સમજાશે. Okay. I think कोई we कोई will कोई use- बात नहीं. मैं सर रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि पार्टिसिपेंट्स हिंदी से है, गुजराती से है और इंग्लिश से भी है. तो Okay, very good. आप ट्राइलिंगुअल या हिंदी में हिंदी इंग्लिश मिक्स मोड में भी अपना प्रेजेंटेशन करें तो अच्छा रहेगा. Okay, thanks all the participants. मैं जो हूँ वो मिक्स वेजिटेबल डिश प्रोवाइड करूँगा आपको. ओके, इट विल नॉट बी ओनली कॉन्टिनेंटल. वो नहीं एकला अकेला पंजाबी नहीं कॉन्टिनेंटल नहीं, पूरी मिक्स वेजिटेबल डिश से बात करेंगे हम. वेल, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. Well, we are going to talk on the violation of publication ethics, authorship, and contributorship. It is in the part of your syllabus of the UGC, which is on publication ethics. Mainly, my purpose is to open your eyes and try to explore the area. जो हमारा एरिया है वो जहाँ पे अनटच है वो मैं ट्राई करूँगा. वेरी फर्स्ट, स्टार्टिंग विद द पब्लिकेशन एथिक्स. थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश में आ जाएगा, सो अदरवाइज आई विल ट्राई. मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने का ट्राई करूँगा. सर, यस. may I request if you can stop sharing and share again, because your presentation is visible, but there is a small square which blocks the reading of the slide partially. So, बराबर है. एक वक्त हमें that square has gone. Yeah. अब सही है सर? Yes, अब सही है. अभी वो कॉर्नर में चला गया है. अभी
वो बीच में आ रहा था. Yeah. Okay, now is It that is okay? Yeah, we can start. Okay, sir. Very good. Well, थोड़ा बहुत इथोस पे बात करेंगे, उसके बाद एथिक्स पे जाएंगे और उसके बाद वायोलेशन ऑफ एथिक्स के ऊपर बात करेंगे. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज इथोस? वी आर ऑलवेज नो ऑप्टिमाइजिंग. हम सभी, हमारे जो वर्ड्स है वो ज़्यादातर ग्रीक से आए हुए हैं. सो इथोस बहुत पहले जो हमारे ग्रीक्स का वर्ड है उसको कैरेक्टर की तरह समझा जाता है. एंड ग्रीक इथोस मीन्स इट इज कैरेक्टर इज द कैरेक्टर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट्स. आपको वो सही मायने में उसको एसेस करना है, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग with the principle. So that is what the ethos. Publication ethics. What is actually publication ethics? Okay. We are starting with the ethics. Publication ethics may be defined as a self-regulatory mechanism insisting on the integrity on the part of authors, peer reviewers, publishers to establish higher standards of editorial processing for the scholarly journal. मैं थोड़ा सा ये बात कर लूँ कि बहुत सारी scholarly journals है in the world, and Lancet or Nature are the topmost rated journal throughout the world. वर्ल्ड में Lancet और Nature की जितनी भी जर्नल्स है वो टॉप लेवल की जर्नल है. आपका नेचर के अंदर सपोज पेपर आ जाता है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपका जो फाइंडिंग्स है वो कम्प्लीटली नॉवेल होता है, तभी जाके वो लैंसेट और नेचर की जर्नल में वो पब्लिश होता है. सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ. स्कॉलरली जर्नल, बहुत सारी स्कॉलरली जर्नल है. स्कोपस में लिस्टेड है, एल्सेवियर में लिस्टेड है, वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड है. ओके, एंड देर आर सो मेनी अदर वेज वेर इन नो वी आर फाइंडिंग अवर पब्लिकेशन विच इज ऑथेंटिकल एंड हैविंग दिस स्कॉलरली जर्नल. वो जर्नल उसके बाद इंडेक्सिंग होता है और बहुत सारे इंडेक्सिस है जिसके अंदर वो इंडेक्सिंग होता है. तो यहाँ पे इंटेग्रिटी की बात किया गया है कि ऑथर्स, peer reviewers and publishers are trying their publication with the higher standard, topmost standard. वो देखा जाता है, तभी जाके उसको publication ethics बोलते हैं. What is violation of ethics? Okay, now our topic which is starting. Violation क्या होता है ethics में? मैं आपको एक थोड़ा सा स्लाइड बता दूं. नाउ दिस इज ए सिंपल केस. मेरा थोड़ा सा वो तरीका होता है कि थोड़ा केस से भी थोड़ा स्टडी किया जाए. रीड दिस पर्टिकुलर केस एंड व्हाट डू यू से, लाइक वेदर ये वायोलेशन ऑफ एथिक्स है कि नहीं. यू माइट हैव, आप लोग ने प्लेजरिज्म के बारे में सुना होगा और बहुत सारे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने आपको थोड़ा बहुत इसके लिए माहितगार भी किया होगा कि प्लेजरिज्म क्या है. तो एक केस स्टडी है प्लेजरिज्म, और मुझे बताइए कि उसमें जो 2 क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सही मायने में उसके आंसर्स क्या रहेंगे. और इट इज़ नाउ ऑन दी पार्टिसिपेंट्स, और आई डोंट नो लाइक वेदर यू आर अलाउड टू स्पीक और नॉट, बट आई थिंक यू कैन स्पीक बाय मेकिंग योर माइक अनम्यूटिंग द माइक. यहाँ पे एक बात की गई है कि प्रोफेसर ली इज राइटिंग ए प्रपोजल फॉर ए ग्रांट, रिसर्च ग्रांट, एंड द डेडलाइन फॉर द प्रपोजल सबमिशन इज 2 days फ्रॉम नाउ. टू कंप्लीट द बैकग्राउंड सेक्शन ऑफ द प्रपोजल, ली कॉपीज ए फ्यू आइसोलेटेड sentences of a journal paper written by another author. The copied sentences consisting of brief, factual, one-sentence summaries of earlier article closely related to the proposal, description of basic concepts from textbooks and definitions of standard mathematical notations. None of these ideas is due to the other authors. Lee added a one-sentence summary of the journal paper and cites it.
does the copying of a few isolated sentences in this case constitutes plagiarism? Very important. Now you might be knowing, आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर है, उरकुंड है, ऑथेंटिकेट है, टर्निटिन है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आपका कोई भी प्रपोजल है या तो रिसर्च पेपर है जो पब्लिकेशन होने वाला है, वो उसके अंदर होके जाता है। तो प्लेजरिज्म, दिस इज वन वे प्लेजरिज्म, दी वन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, जिसके अंदर सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है इसको। खुद का ही कुछ इन्वेंशन है, खुद का ही कुछ नोटेशन है कि उसको कुछ प्रपोजल में नोट किया गया है, तो इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है कि नहीं। इज अ केस स्टडी, मे बी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि नहीं पता नहीं, पर ये आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, इट इज पोस्टुलेटेड इन योर सिलेबस इटसेल्फ। तो ये प्लेजरिज्म है कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये है। और सपोज प्लेजरिज्म नहीं है और है, तो उसके रास्ते क्या है इसको सुधारने के? आर यू अलाउड टू स्पीक और नॉट? आई डोंट नो, कैन जोशी सर, इज दिस ए इंटरेक्टिव सेशन? Yeah, it's up to you, sir, to decide. If you want interaction, हाँ तो free to you talk. can, yeah, तो कोई भी बोल सकता है, इफ नो विद द जस्टिफिकेशन। Yeah, गुड गुड इंटरेक्टिव सेशन होगा तो और मजा आएगा। जब तूने साइट किया है तो प्लेगरिज्म तो माना जाएगा। मैं अमित प्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ। ये उन्होंने जब आइसोलेटेड सेंटेंस है फिर भी ये प्लेगरिज्म तो माना जाएगा, बट उन्होंने प्रॉपर क्रेडिट दिया है, इसलिए वो प्लेगरिज्म के दायरे से बाहर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। और कोई बताएगा? Yes, sir. Myself, Parasmani Jangid from SDG International College. According to me, ये साइट कर दिया है, सो या डेफिनेटली प्लेगरिज्म से बाहर आ गया, क्योंकि जिनका उन्होंने सेंटेंस लिया है उनको उन्होंने क्रेडिट दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू मी ये तो सही नहीं है ना कि हम किसी ने जो भी लिखा है हमने ले लिया, उसे साइट कर दिया, तो ये एथिकल नहीं है। बट या प्लेगरिज्म से हम बाहर निकल गए क्योंकि हमने साइट कर दिया। अकॉर्डिंग टू मी, आई माइट बी रॉन्ग, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। वेरी गुड। और कोई लास्ट में एक किसी को हम सुन लेते हैं, और कोई है किसी को कुछ कहना है तो? वेल, rightly pointed out, suppose the author is citing whatever his research or other party research. If that person is citing the prior research, वो अगला कोई रिसर्च पेपर कुछ भी साइट करता है, तो वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा। इट इज फॉर श्योर वंस दैट पर्सन द ऑथर इज गिविंग द क्रेडिट। प्रपोजल में क्या होता है एक्चुअली? आई मेड सो मेनी प्रपोजल्स बाय स्टेइंग इन द यूएसए फॉर 4 years, वर्कड इन द NIH ग्रांट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड प्रपोजल में होता ये है कि यू नीड टू प्रूव, आपको एक प्रूव करना होता है कि आपके जो पायलट स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पास्ट में, या तो कोई पब्लिकेशन में आपने ही खुद किया हुआ है क्योंकि आपका प्रपोजल है, तो वो पायलट स्टडी है जिसका एविडेंस देना कई बार जरूरी होता है प्रपोजल में, तभी जाके आपका प्रपोजल, ग्रांट प्रपोजल पास होता है। आपने पायलट स्टडी नहीं किया है और ऐसे ही प्रपोजल बना रहे हो तो कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है। एंड द ग्रांट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारे डॉलर में वो ग्रांट होती है। दिस इज ए केस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द NIH। अपने इंडिया में भी ऐसे DST के प्रपोजल्स होते हैं, ICMR के प्रपोजल्स होते हैं, ICSSR के प्रपोजल्स होते हैं, UGC के भी प्रपोजल्स ऐसे ही होते हैं। उसमें जब आप कुछ कोट करते हो, आपने ही खुद कोई स्टडी किया हुआ है और पब्लिकेशंस किए हुए हैं, तो जब कोट करते हो वो सेंटेंस को और समरी सेंटेंस को, तो वो प्रपोजल जो है
उसके अंदर वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा जब आप उसको क्रेडिट देते हो, चाहे वो सेल्फ प्लेजरिज्म है, पर फिर भी आप क्रेडिट दे रहे हो, दैट मीन्स इट इज वैलिड। सो यहाँ पे कॉपिंग ऑफ सम आइसोलेटेड सेंटेंसेस इज नॉट सेड टू बी ए प्लेजरिज्म, क्योंकि आपने साइट किया है, साइट नहीं किया है तो वो प्लेजरिज्म है। ओके, इनफ क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आइसोलेटेड शब्द का यूज किया हुआ है। आप अभी अभी थोड़े रिसर्च में आगे बढ़े हो, मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में वैलिडिटी तभी होती है जब आप उसको पैराफ्रेसिंग कर लो। डोंट यूज द आइसोलेटेड सेंटेंसेस। आइसोलेटेड सेंटेंसेस का मीनिंग ये है कि पूरा कॉपी किया हुआ है सेंटेंस, आपका जो लॉजिक है शुड रिमेन सेम, लॉजिक सेम होना चाहिए, पर उसको पैराफ्रेसिंग करना चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंडिया में, इंडिया के बाहर। इफ यू जस्ट गो इन गूगल पैराफ्रेसिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें ऑटोमेटिक सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, उसके थोड़े बहुत शब्द सिमिलरिटीज जो है वो कम हो जाएगी और आपको नए ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। तो इफ यू आर कॉपिंग द सेम सेंटेंस, इट इज कंप्लीटली ए प्लेजरिज्म, पर आप उसको पैराफ्रेसिंग करके आगे पीछे करके सेंटेंस में ही ग्रामेटिकल थोड़ा चेंज करके आप उसको यूज कर रहे हो, तो प्लेजरिज्म नहीं है। सो my point is that don't use the isolated sentences, and if you are using, it is completely a full plagiarism. But if you are using paraphrased sentence, then वो plagiarism नहीं है। तो यहाँ पे जब isolated sentence की बात है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा वेट देना चाहता हूँ कि isolated word यूज किया है, even though if you are giving the enough credit, तो भी वो कई जर्नल वाले इसको प्लेजरिज्म मानते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। आपकी फिगर्स कोई नंबर्स है तो वो तो आइसोलेटेड ही रहेगा, कोई फिगर्स है वो भी आइसोलेटेड रहेगा, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका कोई प्रोटोकॉल है वो आइसोलेटेड ही रहेगा, पर कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस है तो वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा, जिसमें ग्रामर चेंज कर सकते हो, समरी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ एक केस है, केस के डेप्थ में जाने के बाद केस टू केस बेसिस पे वो केस सॉल्व होता है। सो दिस इज सेड टू बी अ प्योर प्लेजरिज्म व्हेन आइसोलेटेड सेंटेंस इज यूज किया अंडर कोट, पर आप उसकी साइटिंग कर रहे हो फिर भी वो प्लेजरिज्म है, फुल प्लेजरिज्म है, चाहे वो आप उसको साइट कर रहे हो। ओके, सो इट इज गुड दैट यू आर साइटिंग, आप साइट कर रहे हो, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज use with the plagiarism and give the proper citation. Well, this is in general violation of ethics. We started with the case. Now go with the some sort of definitions and all. Violation of publication ethics is a global problem which includes duplicate submission, multiple submissions, plagiarism, gift authorship, fake affiliation, ghost authorship, pressured authorship, and fraud. Fraud means fabrication and falsification, but excludes the honest error committed by the author. See, you will find some of these slides with the proper citation. You notice it. Okay, citation होने जरूरी है। ये मैंने जहाँ से भी कॉपी किया है और उसको पैराफ्रेसिंग किया है, मैंने उसको साइट किया है। दैट मीन्स आई एम नॉट वायलेटिंग एनी कॉपीराइट्स इस का कॉपीराइट थिंग्स और एनी पब्लिकेशन एथिक्स। ओके, सो यहाँ पे पहली बात है कि डुप्लीकेट सबमिशन। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट भी दे दूं, नो डाउट मैंने भी ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस ट्राई किए हुए हैं, बहुत सारी जर्नल में एक ही टाइम ओनली ऑन विद इन one day only you are submitting your research paper with 3 or 4 related journals. मेरा थोड़ा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है,
कॉमर्स का बैकग्राउंड है एंड हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे कंज्यूमर की कोई जर्नल है तो कंज्यूमर बिहेवियर की जर्नल में भी आप डाल रहे हो, एडवर्टाइजिंग की जर्नल में भी डाल रहे हो, मैनेजमेंट की भी जर्नल में डाल रहे हो, बिजनेस रिसर्च की जर्नल में भी डाल रहे हो, एक ही पेपर, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में। तो वो कह सकते हैं उसको डुप्लीकेट सबमिशन और मल्टीपल सबमिशंस। इट इज ए वायलेशन, प्योर वायलेशन। ओके, आप एक ही चीज को 3-4 जर्नल में डालने के बाद चांस ले रहे हो, शायद कोई जर्नल आपको रिजेक्ट कर रही है, डेस्क रिजेक्शन आ रहा है, इसीलिए आप ये चांस ले रहे हो। सो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर डेस्क रिजेक्शन, many of the authors and co-authors try to submit the same paper into so many different journals. मेरे पास पूरा इसका केस स्टडी है, I'll show it that how it works. Now, एमराल्ड एक अलग से जर्नल जो है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिकेशंस इंडिया से जाते हैं। एक एल्जेवियर है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिकेशंस जाते हैं, इंडिया से सबमिशंस जाते हैं। ओके, नाउ ये एल्जेवियर का सॉफ्टवेयर एक ही होता है, डेटा सॉफ्टवेयर एक ही होता है। आप जब भी पेपर सबमिट करते हो तो उनकी एक रिपोजिटरी सिस्टम होती है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चेक करता है कि ये सबमिशन कहीं और से भी नहीं हुआ है कि नहीं। जैसे ही होता है उनको पता चलता है, आपको डेस्क रिजेक्शन कर लें। सो इट इज प्योरली अ वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। दूसरा है गिफ्ट ऑथरशिप एंड फेक एफिलिएशन। आई कैन से गिफ्ट ऑथरशिप का मैं बाद में ऑथरशिप के जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बात करूंगा, पर फेक एफिलिएशन की बात कर लेता हूं। ऑथरशिप का एक टॉपिक है अलग से अपने पास, बट फेक एफिलिएशन की मैं बात कर लूं। आप कई बार इंस्टीट्यूट को पता नहीं है, और जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, और यूएस की कोई इंस्टीट्यूट है, उसके एफिलिएशन आप वहां पे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और फिर भी आप उसका नाम लेके जब सबमिट कर रहे हो तो वो फेक एफिलिएशन है। जर्नल कई बार क्रॉस चेक करती है, कई बार नहीं भी करती है। ऐसे कई सारे पब्लिकेशंस जो है कई लोगों ने शायद सबमिट कर लिए होंगे, पर जब जर्नल को पता चलता है ऑटोमेटिक वो डेस्क रिजेक्शन में आ जाता है। घोस्ट ऑथरशिप की जब मैं बात करूंगा तब इसको मैं आपको बताऊंगा कि घोस्ट ऑथरशिप, गिफ्ट ऑथरशिप एंड प्रेसर्ड ऑथरशिप। और उसके बाद जो है फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो फैब्रिकेशन भी एक ऐसा ही है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कोई रिसर्च किया हुआ है, और उसका जो जस्टिफिकेशन, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आप क्या है कि वो रिजल्ट, आउटकम एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप चाहे सैंपल को चेंज कर लो, कोई सैंपल को कट कर लो, या तो सैंपल के अंदर फिगर्स चेंज कर लो, जिसका प्रूफ आपको ही पता है कि एक्सपेरिमेंट होने से आपको पता है, तो वो फैब्रिकेशन है। और फॉल्सिफिकेशन इज कंप्लीटली राइटिंग रॉन्ग फिगर्स इन द आउटकम। सो ये आई थिंक यू माइट हैव लर्नड, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन। पर कोई एरर है जो ऑनेस्ट एरर है, ओके, इफ यू हैव कमिटेड देन इट इज नॉट सेड टू बी द वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। वी विल डिस्कस नो डाउट फर्दर। जैसे कि आपका जो पीएचडी होगा, इट इज कंपल्सरी नाउअडेज सभी को यूजीसी की वेबसाइट जो है, कनेक्टेड वेबसाइट है इन्फ्लिबनेट, जो गांधीनगर में है। ओके, इन्फ्लिबनेट का जो बड़ा सेंटर है, सेंट्रल हाउस है, डेटा सेंटर, ओके, पूरे इंडिया का। इफ यू आर नॉट नोइंग, एक बार गांधीनगर की आप विजिट भी कर सकते हो। इन्फ्लिबनेट बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहीं पे आपका पीएचडी का जो थीसिस है वो स्टोर होता है। पूरे इंडिया के जितने भी पीएचडी के थीसिस है, राइट नाउ इट इज मोर देन 3 लाख पीएचडी थीसिस सबमिटेड ऑलरेडी।
और वो 3 लाख से भी जितने ज़्यादा पीएचडी थीसिस है वो सब उसका डेटा सेंटर है, स्टोर हाउस है, वो गांधीनगर में है। अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। गांधीनगर में ही वो सेंट्रल लोकेशन है जहाँ से सब डेटा स्टोर होता है और सबको एक्सेस मिलता है। और वहीं पे एक जो सेंटर जहाँ से आपको पायरेशन का और प्लेजरिज्म का भी पता चलता है। इफ यू आर नॉट नोइंग, जो पीएचडी करने वाले हैं उनको सबमिट करना पड़ेगा पायरेशन के लिए कि कितना कॉपी कट एंड पेस्ट है, कितना आपका प्लेजरिज्म है। वो सबमिट करने के लिए ऑथेंटिकेट है वेबसाइट, उरकुंड है और टर्निटिन, तीनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर में आप सबमिट कर सकते हो। और वो लिंक भी इनफ्लिबनेट सेंटर से ही है, गांधीनगर से ही है। पूरे इंडिया में, चाहे आप कर्नाटक से रहने वाले हो, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर रहे हो, उनको भी कुछ सबमिशन करना है और प्लेजरिज्म चेक करवाना है, तो वो गांधीनगर के सेंट्रल हाउस में ही होता है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। मेरा कहना ये है कि 3 लाख से ज़्यादा थीसिस अभी तक अपलोड हो गए हैं। उसकी डिटेल पेज टू पेज आपको कॉपी मिल सकती है। आप उसमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके आप कर सकते हो आपका पीएचडी। पहले ऐसा होता था कि वो सेंट्रल हाउस नहीं था, स्टोर हाउस नहीं था, अब स्टोर हाउस हो गया है। तो इससे फायदा ये है कि कोई प्लेजरिज्म होगा नहीं। जो रिपोजिटरी है जिसके अंदर जो स्टोर हुआ है उसके अंदर वो चेक करेगा कि ऐसे कोई थीसिस आए हैं कि नहीं, और उसमें से भी आपका प्लेजरिज्म मिल सकता है। तो ये आपके जानकारी के लिए है। कई लोग ऐसे भी करते हैं, उसमें से टॉपिक थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, नाम चेंज करके, अपना नाम लगा के और टॉपिक थोड़ा आगे पीछे ग्रामेटिकली चेंज करके बहुत सारे चैप्टर्स उसमें से ही कॉपी मार लेते हैं। सो ये वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रूल होगा जो 20 और 25% और मे बी 10% प्लेजरिज्म अलाउड है, तो उससे ज़्यादा है तो वायोलेशन ऑफ एथिक्स है और ऑटोमेटिक आपका पीएचडी का थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए है और वो भी एक वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। ये फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म, समटाइम्स कॉल्ड एफएफपी, एंड एरर और निग्लिजेंस इज द इंटेंट टू डिसीव। कई बार वायोलेशन ऑफ एथिक्स के लिए मैं बात कर दूं, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म तो है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप डिसीव, मीनिंग वो क्या है डिसीव का मीनिंग? इट इज टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। डिसीव का मीनिंग कि जो आप बताने जा रहे हो वो सही में गलत है, आप आउटकम रिजल्ट लेके आए वो सही में गलत है, पर आप ऐसे ट्राई कर रहे हो कि वो सही रिजल्ट है और आपको एक अच्छी जर्नल में पब्लिकेशन करवाना है या तो पीएचडी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, इसीलिए वो आप अट्रैक्टिव रिजल्ट्स बता रहे हो, आउटकम बता रहे हो। तो डिसीव भी नहीं करना है। ओके, इट इज इंटेंट टू डिसीव। आपको अपने रिजल्ट्स हाइड नहीं करने और गलत रिजल्ट्स सामने नहीं रखना है। ओके, व्हेन रिसर्चर्स इंटेंशनली डिसीव देयर कलीग्स बाय falsifying information, fabricating research results, or using others' word and idea without giving credit, they are violating fundamental research standard and basic societal values. This is just for your understanding. Okay, that is what, यही है आपको समझना है कि फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म आपने किया है और आप वायोलेशन ऑफ एथिक्स कर रहे हो। कई बार आप पैराफ्रेसिंग भी करते हो पर क्रेडिट नहीं देते हो, तो भी वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। अनएथिकल रिसर्च, अगेन इट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। प्लेजरिज्म, ये डेफिनेशन तो आप शायद पढ़ ही चुके होंगे और अगले प्रोफेसर्स ने पढ़ाया भी होगा। द अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडिया, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट। आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो वो आप कह सकते हो उसको प्लेजरिज्म है। मैंने भी यहाँ पे स्लाइड पे जब ये डेफिनेशन लिखा है, अंडर कोट में किया है, मैंने पूरा क्रेडिट देने का ट्राई किया है यहाँ पे। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप पीपीटी भी बना रहे हो तो भी आप क्रेडिट दो,
इट इज गुड, इट इज नॉट सेड टू बी अ प्योर प्लेजरिज्म। ये हमने केस देख लिया, अभी अभी हमने सॉल्व भी किया। वायोलेशन ऑफ एथिक्स, उसको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं, एक दूसरा केस है। कई बार सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है? सेल्फ प्लेजरिज्म इज व्हाट? सेल्फ प्लेजरिज्म refers to the manuscript having an overlap with earlier papers by the same authors or by some of the present authors। जो हमने अभी केस देखा उसी तरह का ये है, सेल्फ प्लेजरिज्म उसको बोलते हैं। खुद का ही कोई रिसर्च किया और आप उसको साइट कर रहे हो तब वो सेल्फ प्लेजरिज्म है, पर आप उसको पैराफ्रेजिंग करो, ओके, आप उसके वर्ड्स थोड़े बहुत चेंज कर लो, अल्टरनेशन ला दो, योर एक्सेप्टेंस चांसेस विल इंक्रीज, publication chances will increase into the top rated journals। Presenting a paper into conference and publication into conference proceedings, then after, and full paper into another journal is a case of self plagiarism। ये कई लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है पास्ट में। मैं पहले कुछ जो स्टडी करता हूँ, जो रिसर्च करता हूँ, वो कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग में मैं छपवा देता हूँ, पब्लिकेशन करवा लेता हूँ, और वही उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करके, वही लॉजिक को, वही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके मैं कोई जर्नल में देता हूँ। कई बार कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग की कॉपी जब बन जाती है और गूगल पे आ जाती है और कहीं स्टोर हाउस में लगी हुई है, तो आपका पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। यू विल बी लकी इफ आपका कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग है वो कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपका फुल पेपर एक्सेप्टेंस चांसेस है, अदरवाइज ये सेल्फ प्लेजरिज्म है। एंड ऑन अनदर वे इट इज सेड टू बी द वायलेशन ऑफ एथिक्स। नॉट गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म बट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कई बार कई चीजें प्लेजरिज्म की अलावा कॉपीराइट का भी इश्यू बन जाता है। जो डेटा है, जो फिगर्स है, उसको आप रीड्रॉ नहीं करते हो, ओके, तो वो कॉपीराइट का इश्यू बन जाता है। कई बुक्स आपने देखा होगा, बुक्स के अंदर पहले पन्ने पे या दूसरे पन्ने पे वो लोग लिखते हैं कॉपीराइट सो एंड सो ईयर, ओके, permitted reproduction with by contacting the journal, by contacting the book publisher, okay। सो ऐसे लिखते हैं, कॉपीराइट को ईयर लिखते हैं और उसके बाद वो लोग एक नोट भी लिख लेते हैं कि आपको परमिट किया जाएगा रिप्रोडक्शन ऑफ द फिगर, डेटा और एनी सोर्स विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द बुक। पर के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, पर उन्होंने पब्लिकेशन के लिए भी ट्राई कर दिया होगा, तो आप पीयर रिव्यूअर का सजेशन जर्नल मांगती है, उसमें एक कॉलम आता है कि यू सजेस्ट पीयर रिव्यूअर फॉर ए रिलेवेंट टॉपिक। तो जब वो पीयर रिव्यूअर का सजेशन मांगते हैं और आप नाम देते हो और वही पीयर रिव्यूअर आपका पेपर रिजेक्ट करता है, तो आप पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करते हो, ये वायलेशन ऑफ एथिक्स है। मे बी समटाइम्स आप अनडिस्क्लोज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और दो ऑथर के बीच में कोई लॉजिक के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फंडिंग के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। सबमिटिंग ए पेपर इनटू मोर देन वन जर्नल, अगेन इट इज अ वायलेशन ऑफ एथिक्स। सबमिटिंग ए पार्ट ऑफ पेपर इनटू कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग, अभी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है और कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग में आप पब्लिकेशन कर लो, सेल्फ प्लेजरिज्म अभी जो बात किया, तो भी वो वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स है। यूएस के लिए और इंडिया के लिए कई बार, जैसे ICMR है, जैसे यूएस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऐसे लॉ बने हुए हैं कि आप जब एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हो, ह्यूमन का इस्तेमाल कर रहे हो रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, कोलैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, तो आपको पूरे लॉ के हिसाब से वहाँ के और इंडिया के और जो भी वर्ल्ड के, आप जो भी कॉर्नर से आप स्टडी ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, तो उसके लॉ के हिसाब से आपको वो सैंपल इस्तेमाल करना है। यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर व्हेन यू आर यूजिंग ह्यूमन और एनिमल इन दिस स्टडी।
जब उसका कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है या तो इंटरवेंशन स्टडी होता है, तभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. You should provide the utmost care and treatment. This is as far as the federal government law. I quoted it. Moreover, you should take the informed consent. ये बहुत important है. Otherwise, you are again violating some publication ethics. ये इंडिया में बहुत कम लोग लेते हैं. जो फॉर्मल स्टडी है वहाँ पे ये जरूरी है. जैसे कि कोई इंटरवेंशन स्टडी है तो आपको कंसेंट लेना जरूरी है. किसी को आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो तो भी कंसेंट लेना जरूरी है. और किसी के ऐसे ही क्वेश्चनर भरा लेते हो. ओके, सोशल साइंसेस में ऐसा होता है, लिटरेचर में कई बार ऐसे होता है. सर्वे करने के लिए जाते हो, फील्ड वर्क से आप कोई क्वेश्चनर भरा लेते हो. एक्चुअली बाय द यूएस you need to take by the US norms, you need to take the informed consent. You need to take the informed consent. I can show you the format. One minute, please. Informed consent कैसे होती है? Yeah, formats are always available, but it is on your screen now. Visible? Hello? Let me know, please. Hello? Okay, very good. Not visible? No, it's not visible. Okay, 1 minute. I need to check for that matter. Is this visible now? Hello? It is a PDF file. I'm showing you. Yes, it is visible. Very good, very good. So it is compulsory in the US if you are contacting any human and asking for any kind of question and you are filling out the questionnaire. आप questionnaire भरवा रहे हो और कोई पब्लिक से कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको कंसेंट लेना जरूरी है. और कंसेंट के लिए उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको साइन लेनी है और आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि ये स्टडी किस चीज़ के लिए काम में है. चाहे आप ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हो, चाहे टेलीफोनिक है, चाहे पेपर सर्वे है, पर इसके अंदर आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है. ये IRB होता है. IRB का मीनिंग ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. हर कोई स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जहाँ पे ह्यूमन कंटेक्स्ट, या तो आप एनिमल कंटेक्स्ट में हो या तो कोई प्रोटोकॉल है आप अप्रूव करवा रहे हो. ओके, सो यू नीड टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द पर्सन जिसके पास से आप ये स्टडी करवा रहे हो. सो दिस इज ए कॉमन फॉर्मेट. मे बी यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट वेरी इजीली. दो आई विल मैं फिर भी आप इसको आपके सूरत यूनिवर्सिटी में आपको भेज सकता हूँ इसको. एनी क्वेश्चन? No, this was a disturbance from my side. Sorry, the mic was on. Okay. Well, informed consent लेना जरूरी है. So next, then after it is, you need to take with the utmost care with the reduction, refinement, and reducing the pain of the animal or the human. आप जो भी सैंपल को यूज कर रहे हो उसमें ह्यूमन है या एनिमल है, उनको जितना कम हो सके उतना यूज करना है. जितना कम पेन दे सको उतना यूज करना है. दिस इज फॉर इंटरवेंशन स्टडी और एनी डॉक्टरल स्टडी. ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, नो डाउट, इन द वायलेशन ऑफ एथिक्स. मैथोडोलॉजी आप जो है उसकी जगह थोड़ा मॉडिफाई करके
आप मैथोडोलॉजी को चेंज कर रहे हो, सैंपल को हाइड कर रहे हो, सैंपल साइज को हाइड कर रहे हो, या तो हो सकता है कि मेथड्स को ही हाइड कर रहे हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है, आपका पब्लिकेशन होगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक डेस्क रिजेक्शन हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सैंपल कहीं और से लेते हो और बताते कहीं और के हो, तभी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। जियोग्राफिक वो डिफरेंट टेरिटरी है, आप गए ही नहीं हो वहाँ पे और वो बता देते हो कि ऑनलाइन सर्वे किया हुआ है, और ऑनलाइन में भी वो गलत है। कई बार इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द कंसेंट नहीं लेते हो और उसके अंदर कोई सिग्नेचर की प्रूफ नहीं है, या तो कोई वेबसाइट्स की प्रूफ नहीं है, या तो कोई डॉक्स गूगल डॉक्स फाइल नहीं है आपके पास अच्छी तरह से, तो भी वो कई बार वायलेशन ऑफ एथिक्स में आ जाता है। आप हाइड कर रहे हो ओरिजिनल क्वेश्चनर, कहीं से क्वेश्चनर उठा ली और आपने उसके रिजल्ट्स बना दिए और एनालिसिस कर ली, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। कहीं और किसी ने क्वेश्चनर बनाई हुई है और आप बता रहे हो कि मैंने क्वेश्चनर बनाई हुई है, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने अभी भी बताया, वही है ये, ओके। जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया है उसके बारे में ही है, बट यू शुड कीप द 5 एलिमेंट्स इंटैक्ट। A statement that a participation is voluntary, summary of the research, purpose, duration, ये सब होना चाहिए, एलिमेंट्स है, ओके। रीजनेबल एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ये सब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, पर आपको ये कंसेंट लेनी जरूरी है। कई बार कहीं पीएचडी थीसिस के लिए आईआरबी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, कहीं यूनिवर्सिटी इसको, इंडिया में इतने स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, ओके। वो ऑटोमेटिक अपना अप्रूवल हो जाता है, बीयूटीआर की जो काउंसिल है उसमें अप्रूवल मिल जाता है। पर जब इंटरनेशनल रिसर्च होता है तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है, तभी जाके आपका पब्लिकेशन हो पाएगा। साइटेशन शुड बी प्रॉपर एंड यू शुड कीप केयरफुली द साइटेशन फॉर एवरी रिसर्च, ये बताया है यहाँ पे। साइट द प्रायर वर्क, आप साइट नहीं करे तो वो पब्लिकेशन ऑफ एथिक्स है, अगेन इट इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स, ओके। वन मोर, इट इज रिसर्चर्स शुड बी कॉशियस अबाउट पोस्टिंग एनीथिंग, ओके, एंड इट इज इवन ऑन दी वेबसाइट। कई बार पब्लिकेशन होने से पहले आप वेबसाइट पे वो डेटा डाल देते हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। मैं एक थोड़ा सा सर्वे लिया हुआ है, एक रिसर्च जो किसी ने किया था, परशुरामन, उसने रिसर्च किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वायलेशन ऑफ एथिक्स दिखे गए हैं। दिस इज ए प्योर रिसर्च डन बाय समबडी। मल्टीपल सबमिशंस, कई लोग मल्टीपल सबमिशन करते हैं तो वो भी वायलेशन ऑफ एथिक्स है। यहाँ पे ये पूरा 3 जर्नल के अंदर जेपीपी, JYP एंड FRA 3 जर्नल का रियल डेटा है, जिसके अंदर ऐसे सबमिशंस आए थे कि जो मल्टीपल सबमिशंस थे, उसके ही अंदर डुप्लीकेट सबमिशंस भी आए थे, और उसके अंदर कहीं परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो एथिक्स कमिटी ने वो रिजेक्ट किया था, और मे बी नॉट प्रोड्यूस द रिलेवेंट रिजल्ट्स। ऑल प्लेजरिज्म हाईएस्ट, मीन हाईएस्ट इट इज एट नियर टू हाईएस्ट, ओके। तो ये वायलेशन ऑफ एथिक्स, ये रियल रिसर्च है फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ जर्नल्स, रियल डेटा है, ओके। तो ये इंडिया में चलता है और बाहर भी चलता है, नो डाउट, वायलेशन ऑफ एथिक्स, पर आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो वो आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑथरशिप। वेरी सब्सटेंशियल आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो ही आप ऑथर गिने जाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट सेड टू बी द ऑथर। Well, if you are having very good research, you are revising the article, then you are also said to be the author, okay? And you have to be agree on some sort of form. बहुत सारी जर्नल जब आप ऑथर के लिए अप्लाई करते हो, मीन पब्लिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो एक ऑथरशिप का एक फॉर्म भेजती है और उसकी वेबसाइट पे लगा होता है, उसके अंदर आपको फॉर्म बनना है एंड यू आर गिविंग कंसेंट। उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि आपने अच्छी तरह से रिसर्च किया है, कहीं पे और सबमिशन नहीं किया है, एंड आप जितने भी ऑथर वो सब एग्री हो
और इंटीग्रिटी ऑफ वर्क रिमेन सेम, तो ये सब लॉज लिखा होता है, तो उसमें साइन करना होता है. दैट इज अगेन सेड टू बी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, एंड वो कई सारी जर्नल्स वो मांगती है, उसके फॉर्मेट में ही होता है. नेक्स्ट, आपको एक कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट ऑथर में मेरा नाम हो जाए कि लास्ट में मेरा नाम रखूं. तो मैं इतना बता दूं कि फर्स्ट और लास्ट इंडिया के अंदर या बाहर वर्ल्ड में, ओके, दोनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है. आप पीएचडी करने के लिए कई सारे पब्लिकेशन भी करोगे और उसके बाद भी करोगे, तो आपका पहला नाम आता है. दैट मीन्स योर कंट्रीब्यूशन इज टॉप मोस्ट, हाईएस्ट. या तो लास्ट में आता है, लास्ट में ज़्यादातर सीनियर प्रोफेसर्स का नाम आता है, और जिसने ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, उसका ही नाम आता है. सो इट इज फर्स्ट और लास्ट, it is considered the important and topmost authors. First name, the first named author is therefore has the greatest communication, and वो इसीलिए क्योंकि वो हर बार उसका कोट भी उसी नाम से किया जाता है. Okay. I just show you the example wherein my recent research has got under the press and is supposed to be accepted. When it has been accepted, it has not been published, but this is what one of my research. Why I am showing you, because you can understand कि पहला जो author है उसका ही नाम दिखाई देता है. This is in the area wherein I was working in the USA, and I made some research with particular my team. Was a longitudinal association between adoptability measures and regression of pre-diabetes, diabetes. It is completely scientific research. I was the first author. Okay, it is recent publication, no doubt. It is in 12 July. I can, maybe I don't know whether the sharing has started or not. Yeah, I'm sharing it. So here it is in the last, how it is being cited. You can understand that way. So citation is already there, and it has been made, it is Modi A. That means only first author has given the utmost preference, and the name is printed like that. Well, we continue with this slide. Corresponding author, corresponding author का भी importance ज़्यादा है, because the corresponding author will be in touch with the reviewers, will be in touch with the editors of the journal, and will be always in the communication for any kind of proofreading. एक नया concept है ये Me Too research. I think everybody is looking at this slide. Me Too research. It is a research support, wherein support can also come by studies in conditions that are only slightly different, like a slight change in the composition and alloy, and getting such paper published in the reputed journal. So ये Me Too mania है. थोड़ा बहुत आप कंपोजिशन में चेंज करते हो, सैंपल साइज में चेंज कर लेते हो, और कई सारी रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिकेशन हो भी जाता है. Maybe you are not going with the full plagiarism. You might be directing, and maybe title is a different, maybe some logics are different. This is a simple case wherein who will get the credit. This is a case wherein Robert has been working in a large engineering company for 3 years. Following his postdoctoral fellowship, using computer simulations, he has developed a method to constrain the turbulent mixing that occurs. So ये पूरा केस जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और उसका जो हेड है
वो उसको बोल रहा है कि आपको मेरा नाम पब्लिकेशन में लिखना है। ओके, नाउ रॉबर्ट का हेड है, वो इन्फ्लुएंशियल है, वो तभी फेवर करेगा रॉबर्ट को जब वो रॉबर्ट सुपरवाइजर का नाम लिख रहा है। शायद इंक्रीमेंट, शायद सैलरी, शायद प्रमोशन, उसमें भी शायद फेवर हो सकती है। तो एक केस है, इसके अंदर रॉबर्ट को क्या करना चाहिए? हाउ शुड रॉबर्ट रिस्पॉन्ड टू हिज सुपरवाइजर्स डिमांड टू बी एन ऑनररी ऑथर? ऑनररी ऑथर का मीनिंग ये है कि वो गिफ्ट ऑथर है, उसने कुछ काम ही नहीं किया है और ऑटोमेटिक उसको क्रेडिट चाहिए क्योंकि उसकी कंपनी में काम किया है, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज यूज की है, क्योंकि उसकी मशीनरी यूज की है, इसीलिए उसको क्रेडिट चाहिए, क्योंकि वो उसका एम्प्लॉई है, उसका सबॉर्डिनेट है। तो इसमें कोई बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए? हाय, दिस इज लास्ट इंटरेक्टिव थिंग। हेलो, is there everybody online or no? Yes, students, you can respond. This is interactive. This is a case, simple case. How should Robert respond to his supervisor's demand to? Because यहाँ से एक नया concept आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको एक केस दिया है। देना चाहिए क्रेडिट? ओके, people are making the thumbs up, क्रेडिट देना चाहिए। I am finding it. Very good. I think, sir, we should give 5 minutes for interaction because we're almost coming to an end of the session. Okay. We can conclude and then maybe have some questions before we conclude. Very good. I just speedily go with this. Robert should respond in such a way कि उसको acknowledgement में नाम लिखना चाहिए, ना तो कोई author में नाम लिखना चाहिए। So Robert should keep in the mind कि नाम उसका ऑथरशिप में नहीं आना चाहिए। एक्नोलेजमेंट, एक लास्ट में पार्ट होता है एक्नोलेजमेंट्स। ओके, किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो एक्नोलेजमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, गोस्ट ऑथर। कई बार हम पूरा पीएचडी, अभी अभी मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में बात करूंगा। गोस्ट ऑथर वो है कि जहाँ पे आप पीएचडी थीसिस लिखने के लिए किसी को दे देते हो, प्रोफेशनल राइटर को, तो वो गोस्ट ऑथर है, वो भी एक वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। गिफ्ट ऑथर, अभी अभी जो मैंने बात किया, उसकी बॉस का नाम लिखना है, ऑनररी गेस्ट और गिफ्ट ऑथर कह सकते हो, वो भी एक गलत है। आप उसको एक्नॉलेज करिए, ओके, ना कि उसको ऑथरशिप में डालिए। ओके, एक केस है, अगेन वन मोर केस, बट इट इज नॉट ऑफ यूज। कोई ऑथर एक्सपायर हो जाता है तो उसका क्या करना है? एक्सपायर हो जाता है, इन बिटवीन पब्लिकेशन बाकी है, तो उसके जो भी हेरिडिटी में है उसका कंसेंट लेके, फैमिली का कंसेंट लेके आपको उसको पब्लिश करना है। कितने ऑथर्स होने जरूरी है? ऑथर्स में कोई लिमिट नहीं है, जितने ऑथर्स ज़्यादा रहेंगे उतनी क्रेडिट आपके आर्टिकल की कम हो सकती है। ऐसा कोई रूल अभी तक बना नहीं है। ओके, ऐसा हो सकता है कि कई बार बाद में आपको ऑथर को ऐड करना है तो आपको अलग अलग ऑथर की परमिशन लेके आप ऑथर को ऐड कर सकते हो। ओके, बिफोर पब्लिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि फंड रेजर का नाम कैसे लिखे, तो फंड रेजर का नाम भी आपको लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में लिखना है। एक्विजिशन ऑफ फंड, आप जहाँ से भी फंडिंग हुआ है आपके रिसर्च के लिए, आपके पब्लिकेशन के लिए, तो भी आप वो लास्ट में लिख सकते हो। नाउ लास्ट पॉइंट इज द कंट्रीब्यूटरशिप। कंट्रीब्यूटरशिप वही है जो कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 3। इंटेलेक्चुअल, आप आइडिया मिल रहा है कहीं से प्रैक्टिकल आपको रिसर्च डेटा मिल रहा है, और या तो फाइनेंशियल। ये कंट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है कि वो ऑथर ही है, वो फंड रेजर भी है, फंडर भी है। सो इट इज नॉट द ऑथर, कंट्रीब्यूटर इज डिफरेंट देन द ऑथर। ओके, वो शायद आइडिया दे, शायद हो सकता है कि वो आपके लिए फील्ड वर्क में काम करे, पर वो ऑथर नहीं है। आप अपने रिसर्च एसोसिएट को रखते हो, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो ऑथर नहीं है। यू आर नॉट राइटिंग his name or her name into the authorship or co-authorship. You are writing his or her name into the acknowledgement, or maybe in the acknowledgement when you are submitting the PhD thesis. Okay. So there are so many other things in the contributorship, but it is part of the acknowledgement. You should give the full credit. Those who have contributed, maybe working in the field,
आपका सर्वे किया है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, आपको फंडिंग दिया हुआ है, तो आप उसको एक्नॉलेज करिए। ऑथर में उसको रखना जरूरी नहीं है। वेल, few of the things which is maybe I will show you with the practical. जैसे कि एक पेपर है जो मैंने रिव्यू किया हुआ है। एक पेपर है जिसके अंदर टेबल्स दिए हुए हैं अलग अलग, पर इसने कोई सैंपल प्रोफाइल डाला नहीं है। दैट पर्सन हैज हाइड, मीन द सैंपल साइज वाज कंप्लीटली हिडन बाय दैट पर्सन। उन्होंने न तो कोई प्रोफाइल दिया था, न तो कुछ उसके बारे में बताया था, कोई उसका टेबल नहीं था। पेपर बहुत अच्छा था पर सैंपल प्रोफाइल नहीं डाला था, मैंने रिजेक्ट किया है ये पेपर को। एक दूसरा पेपर था जिसके अंदर ऑथर हैज नॉट रिटन द सैंपल साइज करेक्टली, और लिखा ही नहीं था सैंपल साइज। पूरे पेपर में देखा जाए तो सैंपल साइज नहीं है। ओके, सो दैट वाज आल्सो बीइंग रिजेक्टेड बिकॉज दैट इज one of the way that people are violating the ethics. Okay. Well, any question if you are having, because we are now up on the time to finish the session. If you are having any sort of question, you can ask me. Hi. Any questions? Research scholars, if you have any questions, you can ask them. Yes, if you have any sort of question, you can ask me, definitely. We discussed about the violation of ethics. We discussed about the authorship and contributorship. Any question if you are having? सी ये आर्टिकल है जो मेरा ही खुद का आर्टिकल है, अभी मार्केट में नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर कैसे मैंने एक्नॉलेज किया हुआ है। जो ग्रांट थी उसको एक्नॉलेज किया, जो फंड रेजर था वो कंपनी, वो बॉडी को एक्नॉलेज किया हुआ है। इट इज ऑन योर स्क्रीन। एक्नॉलेजमेंट जो भी हमारे दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ थे उसको भी मैंने एक्नॉलेज किया हुआ है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द आर्टिकल। एक्नॉलेजमेंट पीएचडी थीसिस में भी आता है आफ्टर प्रीफेस। उसमें भी आप अपना नाम के साथ दूसरे लोगों को जोड़ सकते हो कि जहाँ पे जिन लोगों ने आपको हेल्प किया हुआ है। ओके, सो दिस इज वन वे वेर इन यू आर राइटिंग द सपोर्ट and giving the full identity acknowledgement to the person. Yeah, if you have any question, you can ask me. कई सारी जर्नल्स ऐसा भी मांगती है कि अलग अलग ऑथर्स के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूटरशिप के बारे में जब बात है तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कंट्रीब्यूटरशिप। यस, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज। सो आई थिंक दैट there is a full tone from everybody. All right, it seems it has been a long day even for the participants. Oh. So thank you very much, Dr. Modi ji, for a very informative session where you also incorporated examples. You know, it's like it was not just theory, but you were very kind to display your own research, and it was a session where along with theories they had some hands-on experience where they could see the screenshots and maybe you were sharing the personal data. Thank you very much once again for your time. And Thank you, Joshi sir. We conclude it here. Participants, there is a small announcement for all of you. As all of you are aware, our
PhD registration course on research ethics would come to an end by 27th. There was a question of you're not being able to submit the assignments. हिंदी में बताऊं तो ये हमारा कोर्स वर्क 27th को पूरा हो रहा है और आपका असाइनमेंट जो अपलोड नहीं हो रहा है उसके लिए मैं अपनी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ बात करके कल आपको आई विल गेट बैक. So we end our session here. Thank you very much, Dr. Modi, for your time. And thank you, Dr. Joshi sir, and thanks to all the participants for patiently hearing me. Thanks to all. Thanks. Bye, everybody. Have a nice remaining day. Okay, bye.